नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 22 की बात करेंगे। आर्टिकल 22 भी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 ये जो है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार को पोर्ट्रे करता है, उसका वर्णन करता है। तो एक सवाल भी है कि भारतीय संविधान बंदीकरण एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है कैसे। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ब्यूटी है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है, भारतीय संविधान उसको भी एक अपॉर्चुनिटी देता है, उसको भी एक मौका देता है कि आप अपने आप को डिफेंड कर सको, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। ये भारतीय संविधान की खूबसूरती है। तो आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण प्रदान करता है। दो तरीके के संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 22 जो है वो दो तरीके के गिरफ्तारी के संरक्षण की बात करता है। एक तो सामान्य गिरफ्तारी हो गई और दूसरा है निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तारी। तो गिरफ्तारी दो प्रकार की होती है। एक तो सामान्य गिरफ्तारी हो गई, दूसरा निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तारी, प्रिवेंटिव डिटेंशन। सामान्य गिरफ्तारी एक जनरली समझ में आ जाता है कि हाँ, किसी ने कोई क्राइम किया है, उसके बाद आप उसको जाकर के कस्टडी में ले लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन निवारक निरोध के अधीन जो गिरफ्तारी होती है उसका मेन मोटो ये है कि क्राइम करने से पहले व्यक्ति को रोक लेना, डिटेन कर लेना। अगर सरकार को लगता है या कार्यपालिका को लग रहा है कि कोई एक आदमी या किसी व्यक्ति से राष्ट्र को खतरा है, किसी एक व्यक्ति से अगर राष्ट्र को खतरा है, तो वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, उस व्यक्ति को डिटेन कर सकती है। उद्देश्य यही था कि क्राइम करने से पहले रोका जाए। इस कानून को हम देखें तो जो भारत में है लोकतांत्रिक सिद्धांत है, जो भारत में स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है, कहीं न कहीं ये कानून उसके अपवाद में है। अगर आप किसी को बगैर किसी सूचना के कुछ समय के लिए गिरफ्तार कर लेते हैं, मतलब आप उसके स्वतंत्रता पे अटैक कर रहे हैं। लेकिन भारत में इसको अप्लाई करने का या भारत में इस कानून के होने का मेन रीज़न ये है कि भारत अभी एक डेवलपमेंट के कंडीशन में है, एक विकास की अवस्था में है, और यहाँ पे संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि देश को खतरा हो सकता है, या जो सामाजिक माहौल है, जो भाईचारे का जो एक एटमॉस्फेयर है, वो खराब हो सकता है। तो इसको अप्लाई करने का फिलहाल रीज़न यही है। सुप्रीम कोर्ट का भी जो जजमेंट आया था ए गोपालन के केस में, तो उसमें भी एन गोपालन के केस में, एन गोपालन वर्सेस मद्रास सरकार के केस में, कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्र हित के आगे स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई खास महत्व नहीं है। राष्ट्र हित सर्वोपरि है, और इसके लिए अगर आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे कुछ अंकुश लगता है तो वो लगाया जा सकता है। तो सामान्य गिरफ्तारी और निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तारी, ये दो तरीके की गिरफ्तारी हो गई। अब आर्टिकल 22 में कुल 7 सब क्लॉज है। 22(1) की हम बात करें तो 22(1) सामान्य गिरफ्तारी से संबंधित है कि जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार किए हैं उसे गिरफ्तारी का कारण बताएंगे, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा।
जो भी व्यक्ति को आप अरेस्ट किए हैं तो एट ए टाइम तुरंत आप उसे ये बताएंगे कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। 22(1) में ही दूसरा है पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार। कोई भी आदमी जो गिरफ्तार होता है, सबसे पहले तो उसे ये जानने का हक है कि उसको गिरफ्तार क्यों किया गया, और दूसरा वो अपने पसंद के वकील से राय ले सकता है। अजमल कसाब को जब गिरफ्तार किया गया था बॉम्बे ब्लास्ट के बाद, तो अजमल कसाब के पास भी ये मौका था कि वो अपने लिए वकील करे। भारत सरकार ने ऑफर भी किया था, लेकिन अजमल कसाब ने पहले ठुकरा दिया था। उसे लगता था कि जो पाकिस्तान है वो उसकी हेल्प करेगा। तो पाकिस्तान के हेल्प नहीं करने के बाद फिर वकील किया जाता है, भारत सरकार की ओर से वकील दिया जाता है। तो अपने पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार है। और अगर कोई गरीब आदमी है, कोई निर्धन व्यक्ति है जो वकील नहीं कर सकता है, तो राज्य सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वो अपने खर्चे पे एक वकील जो है वो सामने वाले को करके दे। तो 22(1) ये कहता है, और 22(2) की बात करें तो ये 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। जिस व्यक्ति को भी आप गिरफ्तार किए हुए हैं, उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। इस 24 घंटे में कोई अवकाश अगर आता है तो वो काउंट नहीं होगा। साथ ही जो ट्रैवलिंग टाइम होता है, जो मजिस्ट्रेट के पास जाने में जो समय लगता है, तो ट्रैवलिंग टाइम और अवकाश ये दोनों काउंट नहीं होंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, अगर आप 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर पाते हैं तो वो व्यक्ति जमानत के लिए या रिहा होने का हकदार हो जाता है। उस व्यक्ति को आप जमानत मिलेगी और वो रिहा हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, आप उसके परिजन को या उसके मित्रों को इसकी सूचना देंगे कि इन भाई साहब को गिरफ्तार किया गया है। आर्टिकल 22(3) की हम बात करें, आर्टिकल 22(3) ये कहता है कि निवारक निरोध कानून के अंतर्गत जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसको 22(1) और 22(2) के तहत जो संरक्षण मिला हुआ है, ये दोनों जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है, वो निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तारी में ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। बहुत सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बने थे, उस पर हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। तो 22(3) इसकी बात करता है। 22(4) जो है वो सलाहकार बोर्ड के गठन की बात करता है कि सलाहकार बोर्ड का एक गठन किया जाएगा। ये इसके गठन करने का उद्देश्य ये था कि जो निवारक निरोध कानून है वो का जो है वो व्यक्ति पे काफी प्रभावी ना हो जाए, उसके फेवर में जाने की बात करता है, व्यक्ति के फेवर में जाने की बात करता है कि सरकार कहीं निवारक निरोध कानून का मिसयूज न करने लगे। तो इसमें जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भूतपूर्व या वर्तमान है वो उसके हेड होते हैं। आर्टिकल 22(5) की हम बात करें, आर्टिकल 22(5) जो है वो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको ये तत्काल इन्फॉर्म कराया जाएगा कि आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है। 22(6) की हम बात करें तो जो गिरफ्तार व्यक्ति है वो न्यायालय में आवेदन कर सकता है। और 22(7)
ये संसद को ये अधिकार देता है कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित कोई कानून बना सके। तो आर्टिकल 22 तो ये था। अब यहाँ पे संसद को अधिकार मिला हुआ है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित कानून बनाए। तो अगर इसके हम हिस्ट्री में जाए, निवारक निरोध कानून के हिस्ट्री में जाए, तो सबसे पहले भारत में 1818 में बंगाल प्रिजनर्स रेगुलेशन थर्ड एक्ट बना था, जो कि एक प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून था। उसके बाद 1919 का रॉलेट एक्ट कानून, जो सबको मालूम है, वो बना था। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, जब रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा हो रही थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी मिलने के बाद, सबसे पहले भारत में 1950 में कानून बना था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। जवाहरलाल नेहरू के शासन में ये बना था। ये कानून 1969 में खत्म होता है। उसके बाद हम बात करें तो मीसा कानून आता है। मीसा आता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये 1971 में बना था। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट उस समय थी, और ये कानून 1978 में आकर के फिर ये समाप्त हो गया था। इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था, और मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है, मीसा नाम यहीं से आया था, क्योंकि उनको भी इस कानून के तहत अरेस्ट किया गया था। मीसा के बाद NSA आता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट रासुका, जो कि 23 सितंबर 1980 को ये कानून आया था। ये भी इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में ये कानून आया था। ये कानून फिलहाल चालू है। रासुका के तहत किसी भी व्यक्ति को आप 12 महीने तक, 1 साल तक आप अरेस्ट कर सकते हैं बगैर किसी आरोप के, और साथ ही 10 दिन तक आप बगैर बताए कि क्यों गिरफ्तार किया गया है, आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। रासुका में वकील नहीं होता है, वकील आप नहीं कर सकते हो। तो ये कानून फिलहाल है। इसके अलावा भी टाडा कानून आया था, टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्ट। संजय दत्त को टाडा के तहत गिरफ्तार किया गया था, जब जो उन पे आर्म्स एक्ट के तहत केस वगैरह चला था, तो टाडा के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था। पोटा भी एक कानून है। UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंटिव एक्ट। तो ये सारे कानून फिलहाल NSA जो रासुका है, और साथ में UAPA कानून है जो कि चल रहा है। उसके अलावा कॉफी पोसा है, जो कि स्मगलिंग से संबंधित है। और तो ये आर्टिकल 22 था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।